यह है ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनी शाहेद 136, एक ईरानी मूल का ड्रोन। यह बनाना सरल और सस्ता है। इसकी कीमत 20 से 50 हजार डॉलर के बीच है। रूस यूक्रेन युद्ध में इनका हजारों बार इस्तेमाल करता है। ऐसे देखकर क्या आप बता सकते हैं कि इसका कितना नुकसान हो सकता है? अधिकांश लोग इसे नहीं जानते। इस पर ध्यान दीजिए। सिर्फ एक ड्रोन, सिर्फ एक हमला और यही बचता है। अब सोचिए अगर ऐसा हर दिन हो। यूक्रेन इस हकीकत का सामना युद्ध की शुरुआत से ही कर रहा है। ड्रोन की लहरें दर्जनों, कभी कभी 50 से भी ज्यादा एक साथ शहरों, अस्पतालों, बिजली घरों पर हमला करती हैं। और इस युद्ध के कुछ सबसे बुरे दिनों में रूस ने पूरे यूक्रेन में लक्ष्यों पर समन्वित बड़े पैमाने पर हमलों में 800 से अधिक ड्रोन तक छोड़ दिए। लेकिन कुछ बदल गया। यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन ने अभी अभी एक साझेदारी की घोषणा की है जो इस रूसी बढ़त को मॉस्को के लिए एक घातक जाल में बदल सकती है। उन्होंने पुतिन की रणनीति को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना सीख लिया है। अब मुझे तुमसे एक बात पूछने दो, क्या तुम्हें पता है कि ये ड्रोन इतना बड़ा समस्या क्यों बन गए हैं? वे इतने विनाशकारी क्यों हैं? इसका जवाब उन्नत तकनीक से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध गणित से है। हर बार जब एक शाहेद यूक्रेनी आसमान में उड़ता है, यूक्रेन को एक असंभव फैसला लेना पड़ता है। वह एक उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि पैट्रियट जिसकी कीमत $4 मिलियन है, या एक जर्मन आइरिस-टी जिसकी कीमत लगभग $4,50,000 है, या एक नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसकी कीमत $1 मिलियन से ज्यादा है। सोचिए, $30,000 के ड्रोन से $4 मिलियन की मिसाइल खर्च होती है। रूस 100 ड्रोन खोकर भी इस लेन देन में फायदा में रह सकता है। लेकिन इसमें एक और भी बुरा पहलू है। रूस ये ड्रोन एक एक करके नहीं भेजता, वो इन्हें लहरों में भेजता है, 10, 20, 50 एक साथ। इससे यूक्रेन को मजबूरन कई महंगे मिसाइल दागने पड़ते हैं सिर्फ इन सबको रोकने की कोशिश के लिए। और असली समस्या यही है, इन मिसाइलों का स्टॉक सीमित है, इनका उत्पादन धीमा, महंगा और जटिल है। इस बीच रूस हजारों शहीद ड्रोन तातारिस्तान के अलाबुगा में एक फैक्ट्री में बना रहा है। पुतिन ने यह पता लगा लिया है कि आसमान में थकावट की जंग कैसे लड़ी जाए। यह तकनीकी श्रेष्ठता के जरिए नहीं, बल्कि शुद्ध आर्थिक गणित के जरिए है। हर रात के हमले यूक्रेन के भंडार को थोड़ा और कम कर देते हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जिसे अंततः यूक्रेन को बिना रक्षा के छोड़ने के लिए तैयार किया गया है। और जब ऐसा होगा तो महंगे और सीमित मिसाइल सिस्टम्स को और भी खतरनाक खतरों के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, लड़ाकू विमान, जिससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा शहीद्स के लिए पूरी तरह असुरक्षित हो जाता है। रक्षा करने वाले के लिए यह गणित बहुत प्रतिकूल है, यानी यूक्रेन के लिए। लेकिन अब हवाएं उनके पक्ष में बहने लगी हैं, क्योंकि उनके यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन ने अभी अभी इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। वे मिलकर एक प्रोजेक्ट विकसित कर रहे हैं जिसका नाम है ओनक्टोपस। और यह नाम संयोग से नहीं रखा गया है। एक ओनक्टोपस की तरह इसे कई भुजाओं के साथ डिजाइन किया गया है जो एक साथ हमला कर सकती हैं, जल्दी से अनुकूलित हो सकती हैं और जरूरत पड़ने पर खुद को फिर से बना सकती हैं। मैं तुम्हें समझाता हूं कि यह प्रोजेक्ट ऑक्टोपस असल में है क्या, क्योंकि ये वाकई में शानदार है। कुछ शब्दों में कहूं तो ये ड्रोन है, इंटरसेप्टर, छोटे, तेज और घातक। और सबसे जरूरी बात, ये सस्ते हैं। हर एक की कीमत $10 से $20,000 के बीच है। मुझे इसे दोहराने दो, $10 से $20,000, वही कीमत जितनी एक शाहिद की होती है। अचानक वही गणित मॉस्को के खिलाफ हो जाता है। ये इंटरसेप्टर्स खास तौर पर एक ही चीज के लिए बनाए गए थे, शाहिद्स का शिकार करने के लिए। ये भारी बम नहीं ले जाते, इन्हें इसकी जरूरत नहीं है।
इन्हें गति, फुर्ती और सटीकता के लिए बनाया गया है। मकसद सीधा है, दुश्मन ड्रोन को पहचानना, उसका पीछा करना और उसे तबाह करना, इससे पहले कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। कुछ सीधे टकराव का इस्तेमाल करते हैं, कुछ छोटे विस्फोटक ले जाते हैं, कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक हमलों का इस्तेमाल करके उड़ान में ही ड्रोन को निष्क्रिय करने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन असली फर्क प्रतिक्रिया की गति में है। ये सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑप्टिकल सेंसर और रडार डेटा के साथ मिलकर कुछ ही सेकंड में फैसले लेते हैं। जब शहीद के झुंड का पता चलता है तो इंटरसेप्टर्स को नज़दीकी जगहों से लॉन्च किया जा सकता है, जिन्हें एक डिजिटल डिफेंस नेटवर्क द्वारा गाइड किया जाता है, जो पूरे यूक्रेन को कवर करता है। और यहाँ इस साझेदारी का सबसे शानदार हिस्सा है, यूक्रेन ड्रोन बनाना जानता है। यूक्रेनी इंजीनियरों ने हाल के वर्षों में छोटे क्वाडकॉप्टर से लेकर लंबी दूरी के ड्रोन तक डिजाइन, बदलाव और परीक्षण किए हैं। उनके पास असली युद्ध का अनुभव है, जो किसी पश्चिमी रक्षा कंपनी के पास नहीं है। लेकिन एक समस्या है, यूक्रेन के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता नहीं है, न ही सप्लाई चेन है और न ही फैक्ट्रियां हैं। और यहीं पर यूनाइटेड किंगडम आता है। ब्रिटिश कंपनियां जैसे प्रिवेल पार्टनर्स और टेकएवर के पास बड़े पैमाने पर विश्वसनीय हार्डवेयर का उत्पादन करने की औद्योगिक क्षमता है। वे फैक्ट्रियां, फंडिंग और लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराते हैं। यूक्रेन डिजाइन युद्ध के डेटा और तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है, जो केवल जंग के अनुभव से ही मिल सकता है। यह शानदार मेल है। नतीजा, हर महीने करीब 2000 ड्रोन का उत्पादन, हर महीने 2000 इंटरसेप्टर ड्रोन जो ब्रिटिश उत्पादन लाइनों से निकलते हैं, यूक्रेन भेजे जाने के लिए तैयार। यहाँ कुछ और भी असरदार हो रहा है, जो उत्पादन आंकड़ों से परे है। इसे सैन्य लोग फीडबैक लूप के नाम से जानते हैं। मुझे समझाने दीजिए। ड्रोन युद्ध के मैदान की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन होता है, यूके में सटीकता से बनता है, यूक्रेन भेजा जाता है और असली लड़ाई में इस्तेमाल होता है। प्रदर्शन के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं और हफ्तों में, वर्षों में नहीं, एक बेहतर संस्करण तैयार किया जाता है। यह सामान्य रूप से सैन्य अधिग्रहण की तरह नहीं है। असल में इसमें सालों लग जाते हैं, कभी कभी दशकों भी। ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी है, जटिल अनुबंध होते हैं और अंतहीन परीक्षणों की तो बात ही अलग है। लेकिन अब हम कुछ ही हफ्तों की बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि यूक्रेन असली समय में सैन्य नवाचार की एक प्रयोगशाला बन गया है और यूनाइटेड किंगडम उस प्रयोगशाला का औद्योगिक हिस्सा बन गया है। अब चलिए बात करते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। सबसे पहले तात्कालिक प्रभाव। हजारों सस्ते इंटरसेप्टर आसमान में होने से यूक्रेन आखिरकार अपनी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा कर सकता है, बिना महंगे मिसाइलों के भंडार को खत्म किए। बिजली संयंत्र सुरक्षित रहते हैं, अस्पताल चलते रहते हैं, बिजली नेटवर्क स्थिर रहता है, यहाँ तक कि उन सर्दियों के हमलों के दौरान भी जिन्हें रूस यूक्रेनी जनता को ठंड से मजबूर कर आत्मसमर्पण कराने के लिए इस्तेमाल करता है। पेट्रियट और आइरिस-टी सिस्टम्स को आखिरकार उसी काम के लिए रखा जा सकता है जिसके लिए उन्हें डिजाइन किया गया था। उच्च प्राथमिकता वाले खतरे, हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, उन्नत लड़ाकू विमान, परतदार वायु रक्षा संरचना, जिसे रूसी ड्रोन अभियान ने बिगाड़ दिया था, अब अपने मूल उद्देश्य पर वापस आ गई है। यहाँ कुछ और भी हो रहा है जिसकी मॉस्को को उम्मीद नहीं थी। रूस ने इस आर्थिक घर्षण की रणनीति पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसने फैक्ट्रियां बनाई, उत्पादन लाइनें स्थापित की, ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया, रणनीतियां विकसित की। यह सब इस धारणा पर आधारित था कि यूक्रेन अपनी रक्षा को बनाए नहीं रख पाएगा। अब यह धारणा टूट रही है और इसके सबूत हैं कि क्रेमलिन पहले से ही चिंतित है। रूस से जुड़े गलत सूचना चैनलों ने झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि ऑक्टोपस परियोजना रद्द कर दी गई है। वे ऐसा नहीं करते अगर वे इसे एक असली खतरे के रूप में नहीं देखते। अब रूस को खुद को ढालना पड़ेगा। शायद वे और तेज और छुपकर चलने वाले
और इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप के प्रति अधिक प्रतिरोधी शहीद विकसित करें। यह शायद रूस को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ाना पड़े, जो बहुत महंगे हैं और जिनका भंडार और भी सीमित है। यह स्पष्ट है कि स्थिति बदल गई है, अब शिकारी शिकार बन रहा है। लेकिन इस परियोजना का प्रभाव यूक्रेन से कहीं आगे जाता है। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ठीक है, वह रणनीतिक रूप से अपनी स्थिति बना रहा है। ब्रेक्सिट के बाद लंदन को यह दिखाने की जरूरत थी कि वह अभी भी यूरोपीय सुरक्षा में एक अनिवार्य नेता है, भले ही वह यूरोपीय संघ की रक्षा संरचनाओं से बाहर हो। ऑक्टोपस परियोजना ठीक यही करती है। इस पहल का नेतृत्व करके यूनाइटेड किंगडम खुद को रूसी खतरों के खिलाफ यूरोपीय रक्षा के केंद्र में रखता है, और यह केवल बयानबाजी नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से करता है। इसके अलावा यह सहयोग यूनाइटेड किंगडम के कुछ हिस्सों को यूरोपीय कॉम्बैट ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर में बदल रहा है। यूक्रेन की कंपनियां जैसे यूके एयरस्पेस सिस्टम्स ब्रिटिश क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। सैकड़ों विशेषज्ञ नौकरियां बनाई जा रही हैं। एक नई श्रेणी के उन्नत रक्षा उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं। यह औद्योगिक रणनीति सैन्य समर्थन के रूप में छुपी है, और ये ड्रोन सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेंगे। नाटो इस सब पर बहुत ध्यान से नजर रख रहा है। गठबंधन कुछ ऐसा योजना बना रहा है जिसे यूरोपीय ड्रोन वॉल कहा जाता है, एक महाद्वीपीय वायु रक्षा प्रणाली जिसे नाटो की पूर्वी सीमा को रूसी घुसपैठ से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। और अंदाजा लगाइए कि इस सिस्टम की रीढ़ के रूप में किस तकनीक पर विचार किया जा रहा है। ऑक्टोपस ड्रोन यूक्रेनी युद्ध सिद्धांत पर आधारित ब्रिटिश तकनीक जो पूरे यूरोप की रक्षा कर रही है। यह यूनाइटेड किंगडम को नाटो की भविष्य की रक्षा संरचना के केंद्र में रखता है। लेकिन शायद सबसे गहरा प्रभाव उस समस्या पर पड़ेगा जिसका सामना नाटो कर रहा है और जो पहले से ही अच्छी तरह से जानी जाती है। इसके अधिग्रहण की प्रक्रियाएं धीमी, नौकरशाही से भरी और महंगी हैं। नए सिस्टम्स को ड्राइंग बोर्ड से युद्ध के मैदान तक पहुंचने में सालों, कभी कभी दशकों लग जाते हैं। ऑक्टोपस परियोजना एक अलग मॉडल दिखाती है, एक फुर्तीला मॉडल जो तत्काल परिचालन आवश्यकताओं पर आधारित है, तेज फीडबैक लूप्स के साथ जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, और सरकार व उद्योग के बीच करीबी सहयोग, साथ ही सहयोगियों के बीच भी। यही वह है जिसे कुछ विश्लेषक फुर्तीली अधिग्रहण कह रहे हैं। यह भविष्य में नाटो की सैन्य क्षमताओं के विकास को अच्छी तरह परिभाषित कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूक्रेन युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी सैन्य नवाचार प्रयोगशाला बन गया है, और यूनाइटेड किंगडम के साथ साझेदारी के कारण सीखी गई सीखें गोपनीय रिपोर्टों में फंसी नहीं रह रही हैं। उन्हें तुरंत ऐसी तकनीक में बदला जा रहा है जो इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब ड्रोन समस्या का हिस्सा नहीं रहे बल्कि समाधान का हिस्सा बन गए हैं। वे जान बचा रहे हैं, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा कर रहे हैं और यूक्रेनी आकाश में शक्ति का संतुलन बदल रहे हैं। और यहाँ एक बात है जो बहुत से लोग महसूस नहीं करते, क्योंकि जो अभी हो रहा है यह सिर्फ आज के बारे में नहीं है, यह अगले 10, 20, 50 सालों के बारे में है। यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम ने अस्थायी सहायता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उन्होंने 100 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। हाँ, आपने सही सुना, 100 साल। इसका मतलब है कि जब यह युद्ध खत्म होगा, और एक दिन यह जरूर खत्म होगा, तो यूक्रेन के पास एक मजबूत घरेलू रक्षा उद्योग होगा। वह अगली पीढ़ी की तकनीक का उत्पादन करने में सक्षम होगा, स्वतंत्र रूप से अपनी रक्षा कर सकेगा। यूनाइटेड किंगडम सिर्फ यूक्रेन को जीवित रहने में मदद नहीं कर रहा है, वह एक ऐसे यूक्रेन के निर्माण में मदद कर रहा है जो फल फूल सके, एक ऐसा यूक्रेन जो पीढ़ियों तक एक मजबूत, स्वतंत्र और रणनीतिक साझेदार रहेगा। और ये ऐसी चीज है जिसे रूस बम या प्रचार से नष्ट नहीं कर सकता। रूस को लगा उसने परफेक्ट हथियार खोज लिया। सस्ते ड्रोन यूक्रेन को रक्षा में अधिक खर्च के लिए मजबूर करेंगे। एक ऐसी हथियार घिसट घिसट कर चलने वाली जंग का जिसे जीता नहीं जा सकता था। लेकिन उन्होंने एक बुनियादी चीज को कम आंका, दबाव में ढलने की क्षमता, मुश्किल हालात में जुगाड़ करने की ताकत, और उन देशों के बीच असली साझेदारी की ताकत जो एक जैसे मूल्य साझा करते हैं। आने वाले महीनों में हम इस परियोजना के नतीजों को
और भी साफ तौर पर देखेंगे। उत्पादन बढ़ेगा, इंटरसेप्टर अपनी प्रभावशीलता साबित करेंगे और रूस को यह तय करना होगा कि क्या वह एक ऐसा खेल जारी रखेगा जिसे अब वह जीत नहीं सकता। यूक्रेन के ऊपर का आसमान बदल रहा है और उसके साथ शायद इस युद्ध का परिणाम भी। अब बताओ, तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या लगा? क्या तुमने पहले सुना था? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें युद्ध के बारे में अलग सोचने पर मजबूर किया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जिसे यह देखना चाहिए। और ऐसी और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली बार तक के लिए